नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरालिसिस के इलाज के बारे में, यानी ब्रेन स्ट्रोक के इलाज के बारे में। पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी बनती जा रही है जो कि हमें अब आम तरीके से देखने को मिलती है। जब किसी को पैरालिसिस होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, तो पेशेंट की हाथ की मूवमेंट, पैर की मूवमेंट बंद हो जाती है, आवाज़ चली जाती है। अगर कोई भी पेशेंट अपनी आवाज़, अपनी हाथ की पावर, अपनी लेग की पावर, अपनी चलने की क्षमता, उठने बैठने की क्षमता वापस लेकर आना चाहता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी बीमारी को समझना। क्योंकि जब किसी को पैरालिसिस होता है तो उसको लगता है कि उसके हाथ पैर की में कोई दिक्कत आई है, हाथ पैर की में कोई परेशानी हुई है, मगर हाथ के अंदर मांसपेशियाँ ठीक हैं, हड्डियाँ ठीक हैं, उसके जो टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, सब बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। दिक्कत सिर्फ हमारी एक छोटी सी होती है कि हमारा जो ब्रेन होता है, जो इन मसल्स को, इनको पावर देता है, इन्हें कंट्रोल करता है, वहाँ पर दिक्कत होती है। क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक यानी ब्रेन के अंदर किसी टाइप का नुकसान होना, ये जो नुकसान होता है ये दो टाइप से हो सकता है आपके ब्रेन के अंदर। या तो ब्रेन के अंदर किसी टाइप का क्लॉट आएगा ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, जिसकी वजह से ब्रेन के कुछ हिस्सों को ऑक्सीजन यानी ब्लड नहीं मिल पाएगा, और जब किसी को ब्लड नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वो हिस्सा मरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारे हाथ पैर को कंट्रोल करता है, हमारी आवाज़ को कंट्रोल करता है, वो उसको नुकसान पहुंचता है। और जब ब्रेन के उस हिस्से को नुकसान पहुंचेगा तो हमारे हाथ और पैर की बोलने की जो क्षमता है, चलने की क्षमता है, वो चली जाती है। अब इसी तरह से एक और टाइप का ब्रेन स्ट्रोक होता है जिसे हम कहते हैं हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक। हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक के अंदर क्या हो रहा है, ब्रेन के अंदर नस फट रही है, ब्रेन के अंदर ही लीकेज हो रही है ब्लड की, जिसकी वजह से ब्रेन का जो टिश्यू है, वो जो हमारे हाथ पैर को कंट्रोल करता है, उसको नुकसान पहुंचता है। दोनों के अंदर लक्षण सेम होते हैं कि पेशेंट की हाथ पैर की चलने की क्षमता, उसकी ताकत, उसका कंट्रोल, हमारी आवाज़, ये सारी चीज़ें चली जाती हैं। अब पेशेंट को ये लगता है कि मैं अपना हाथ हिलाऊंगा, पैर हिलाऊंगा, फिजियोथेरेपी करवाऊंगा और मेरे ब्रेन के अंदर जो दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। ऐसा होदावार नहीं देखने को मिलता। जब किसी को पैरालिसिस का स्ट्रोक पड़ता है तो पहले 6 महीने ब्रेन अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि जो पेशेंट पूरी तरह से बेड पे था वो चलना शुरू कर देता है, दोबारा से बोलने की कुछ हद तक क्षमता आनी शुरू हो जाती है, हाथ में पावर आनी शुरू हो जाती है। ब्रेन का वो हिस्सा मर गया था जब उसे ऑक्सीजन नहीं मिली थी। ये जो क्षमता वापस आई है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट होता है जिसे हम एक तरीके से आप ब्रेन की हीलिंग पावर कह सकते हो, और इसे मेडिकल टर्म में कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर क्या हो रहा होता है कि ब्रेन का जो हिस्सा मर गया है उसको वो मरा ही रहता है, ब्रेन के दूसरे हिस्से उस काम को करना सीखते हैं। अब ये जो क्षमता होती है ब्रेन की अपने आप को जख्म को भरने की, अपने नुकसान को भरने की, ये पहले 6 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, मगर कहीं ना कहीं 6 महीने के बाद, स्ट्रोक पड़ने के 6 महीने बाद ये कहीं ना कहीं रुक जाता है। उसके बाद आप जितनी मर्जी फिजियोथेरेपी करवा लो, जितने मर्जी आप अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाओ, न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन के पास चले जाओ, किसी भी मंदिर चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलती। जो भी आप कर लीजिए, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, मिलते हैं तो बहुत कम मिलते हैं, और वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू होते हैं। तो समझने वाली बात है कि अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, पैरालिसिस हुआ है और 6 महीने बीत चुके हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे दोबारा से हमारे हाथ पैर में जो सुधार हो रहा था वो वापस आए, और उसका एक ही तरीका है, वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। मगर न्यूरोप्लास्टिसिटी नेचुरल तरीके से बंद हो गई है, तो उसको हमें दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता है कि ब्रेन अपने अंदर डेवलपमेंट दोबारा से शुरू करे, न्यूरोप्लास्टिसिटी दोबारा से शुरू करे, और पैरालिसिस पेशेंट के अंदर जो हाथ पैर रुका हुआ है, आवाज़ रुकी हुई है, वो दोबारा से आनी शुरू हो जाए। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टार्ट करने के लिए हमें ध्यान देना पड़ता है ब्रेन के बारे में कि ब्रेन को क्या चाहिए, ब्रेन को अपने अंदर सुधार लाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसको समझते हुए किसी भी पैरालिसिस पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो ट्रीटमेंट में मेडिसिन का रोल एक तरफ है, बट उसके साथ साथ डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और किस टाइप की एक्सरसाइज की जा रही है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पैरालिसिस पेशेंट की ट्रीटमेंट को अपनी दोबारा से गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम कोई पेशेंट साई संजीवनी में आता है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि उसको ऐसी मेडिसिन देना जिससे उसके ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैकेनिज्म दोबारा से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये स्टार्ट किए बिना हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे वो सारी फेल होती चली जाएगी। तो पहला काम क्या है, ब्रेन के अंदर वो डेवलपमेंट वाला पार्ट को मेडिसिन से शुरू करना। उसके बाद दूसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पेशेंट की डाइट की, वो क्या खा रहा है। अगर आप एक पैरालिसिस पेशेंट को सही तरीके से डाइट नहीं देते तो पेशेंट डे बाय डे वीक होता चला जाता है।
मान लो मैंने एक पैरालिसिस पेशेंट को खाने के अंदर दलिया खिचड़ी दे रहे हैं, तो क्या होगा, दलिया खिचड़ी में इतनी ताकत नहीं होती कि वो ब्रेन के अंदर जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसे प्रमोट करे। मसल्स वीक होनी शुरू हो जाती है, बॉडी में वीकनेस आनी शुरू होती है और पेशेंट की कंडीशन डे बाय डे वर्स होनी शुरू हो जाती है। तो जब हम पैरालिसिस पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको कहते हैं कि आपने ये दलिया खिचड़ी हर टाइम नहीं खानी, आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बट आपने इस पर कंट्रोल करना होता है। पेशेंट को हमें देना होता है प्रोटीन, क्योंकि अपनी पूरी बॉडी को समझो, हमारी बॉडी का हर हिस्सा प्रोटीन का बना हुआ है और अगर बॉडी ने किसी टाइप का रिपेयर करना है तो उसे प्रोटीन ही लगता है, क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक है। तो ऐसे पेशेंट जो पैरालिसिस से ग्रसित होते हैं तो उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए उनमें दूध की मात्रा बढ़ा दी जाती है, दालों की मात्रा बढ़ा दी जाती है और प्रोटीन की बाकी आइटम जैसे मशरूम है वो बढ़ा दिया जाता है। ये तो हो गया वेजिटेरियन पेशेंट के लिए। मगर अगर कोई पेशेंट हमारा नॉन वेजिटेरियन है तो उसको फिश और एग्स लगा दिए जाते हैं कि आप फिश लीजिए, एग्स लीजिए, जिससे आपकी बॉडी में एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन आपकी बॉडी में जाए, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वो आपके ब्रेन के लिए ज़रूरी है। जब हम फिश एंड अपना एग्स जैसी चीज़ें लेनी शुरू करते हैं तो प्रोटीन के साथ बॉडी में बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स भी जा रहे होते हैं जो कि ब्रेन के अंदर ज़रूरी होते हैं। तो आपने ध्यान क्या रखना है, अपनी डाइट को प्रोटीन हाई डाइट करना है। आपने तला हुआ नहीं खाना, आपने मीठा ज़्यादा नहीं खाना, आपने जो खाना है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी ज़रूरी है। सब्जियों पे ध्यान कम देते हुए दालों को बढ़ाइए। अगर आपने कुछ पीना है तो आप दूध ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बदलाव करने से अपने डाइट के अंदर पैरालिसिस पेशेंट के माइंड के लिए, जो इम्प्रूवमेंट के लिए जो ज़रूरी मटेरियल है वो बॉडी में जाना शुरू कर देता है और पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। पर शर्त यही है कि ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग को विकास करने का मैकेनिज्म ऑन होना चाहिए। अगर 6 महीने आपको अभी नहीं हुए तो आप इस डाइट का फ़ायदा उठा सकते हैं, मगर अगर आपके 6 महीने बीत चुके हैं, सारे का सारे आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कुछ भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपको अपने न्यूरोप्लास्टिसिटी के मैकेनिज्म को मेडिसिनली ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो डाइट हम आपको बता रहे हैं इसको आप फॉलो करते हैं तो आपको अपनी बॉडी के अंदर ना सिर्फ एनर्जी फील होगी बल्कि आपको खुद ब खुद लगेगा कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई। अब पैरालिसिस पेशेंट के अंदर इन दो चीज़ों के अलावा तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो है एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपके हाथ पैर के लिए नहीं होती, ये जो एक्सरसाइज हो रही है वो आपके ब्रेन के लिए हो रही है। हमने ब्रेन को सिखाना है कि हाथ पैर कैसे चलाना है, क्योंकि हाथ पैर तो बिल्कुल ठीक है, हाथ का मांस, हाथ की जो मसल्स हैं, हड्डियां हैं, टेंडन है, लिगामेंट है, सब कुछ परफेक्ट है, वहाँ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ब्रेन से सिग्नल नहीं आ रहा। अब जब सिग्नल आना शुरू हो जाता है, उस सिग्नल को किस तरह से हमने यूज़ करना है अपनी मसल्स को मूव करने के लिए, ये हमें अपने ब्रेन को बताना होता है। तो अक्सर पैरालिसिस पेशेंट के अंदर मैक्सिमम फिजियोथेरेपिस्ट सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर रहे होते हैं कि पेशेंट की सारी एक्सरसाइज लेटा के करवा रहे होते हैं। अगर आपका पैरालिसिस पेशेंट लेट के एक्सरसाइज कर रहा है, वो लेट के एक्सरसाइज करने में अच्छा होता चला जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट आपको कहेगा देखो ये पहले मूवमेंट नहीं होती थी, ये अब मूवमेंट होने लगी, मगर जैसे ही आप पेशेंट को खड़ा करोगे चलाने के लिए तो आपको उसमें 1% की भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलती, क्योंकि ब्रेन ने लेट के एक्सरसाइज करना ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखा। क्योंकि जब हम लेटे हुए हैं तो हमारे बॉडी का वेट हमारी मसल्स पे, हमारी बॉडी पे नहीं पड़ता, मगर तो इसलिए वहाँ पर एक्सरसाइज करना बहुत आसान होता है, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाना बहुत इजी होता है। मैं जब हम पेशेंट को खड़ा करते हैं तो अगर आप खड़े हुए तो खुद ध्यान से देखिए, आपकी कमर में दर्द होता है, आपको अपनी बैक में मांसपेशियाँ जब दुखती हैं खड़े रह जाता रहने से, आपको परेशानी महसूस होनी शुरू होती है, इसलिए आप बैठना पसंद करते हो। तो ये जब हम खड़े पोजीशन में आते हैं तो हमारी बॉडी की बहुत सारी मसल्स एक साथ काम करना शुरू करती है। वो आपकी बैक से लेकर आपकी टोस तक की सारी मसल्स एक साथ मिलकर काम करती है, तब जाकर आप खड़े हो पाते हो। मगर लेट के ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो पहली चीज़ आपने ध्यान के रखनी है कि पैरालिसिस पेशेंट की कोई भी एक्सरसाइज आप करवाते हैं या तो वो सिटिंग पोजीशन में होगी या फिर वो स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर होगी। आपने पेशेंट को लाई डाउन करवा कर, लिटा कर कोई भी एक्सरसाइज नहीं करवानी, क्योंकि उसका रिजल्ट यही होगा कि पेशेंट उसमें तो अच्छा होता चला जाएगा बट उसकी बैठने की दिक्कत बनी रहेगी, उसकी बैलेंस बनाने की दिक्कत बनी रहेगी, उससे अपना पैर आगे की तरफ मूव नहीं होगा। जब हम अपना पैर आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो हम अपना सारा वजन एक टांग पे डाल देते हैं। अगर यही टांग पैरालाइज्ड है, उसकी पूरी मसल सारी काम नहीं कर रही, तो ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है। पेशेंट उस टांग पे वेट नहीं डालता और उसकी चाल बहुत अजीब तरीके से हो जाती है।
पेशेंट को बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, पेशेंट को लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। तो अगर हमने पेशेंट के अंदर ये जो फियर है, ये चलने में जो दिक्कत है, उसे सॉल्व करना है, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने अपने ब्रेन को एक काम करने में परफेक्ट करना है, वो है चलना। अब अगर हम पेशेंट को सिर्फ चलाते हैं और कुछ नहीं करते, सिर्फ सही तरीके से उसे चाल देते हैं कि आप सही तरीके से चलो, कोशिश करो, अपना पैर को आगे बढ़ाओ, उस पर वजन डालो, तो पेशेंट उस काम में अच्छा हो जाता है। उसमें फ़ायदा क्या होता है कि पेशेंट हो सकता है कि साइकिलिंग अच्छी ना कर पाए। जब हम पेशेंट को कहेंगे कि आप साइकिल चलाओ, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि वो साइकिलिंग ढंग से ना कर पाए, बट पेशेंट चल पा रहा होगा क्योंकि हमने एक्सरसाइज कौन सी सीखी, चलने वाली। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम समझें ब्रेन को। ब्रेन ने जब आपको चलाना है तो बहुत सारी मसल्स को एक साथ हिलाना होता है और उनके बीच में सीक्वेंस होता है कि कौन सी मसल पहले मूव करेगी, फिर कौन सी मसल मूव करेगी, फिर कौन सी मसल मूव करेगी, जिससे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मगर अगर हम कोई और एक्सरसाइज करते हैं, मान लो कि हमने पेशेंट को कहा कि आप सुबह शाम दोनों टाइम साइकिलिंग करो, पेशेंट साइकिल पे बैठ जाता है और पूरा दिन एक्सरसाइज करता रहता है, तो पेशेंट साइकिलिंग में बहुत अच्छा हो जाएगा। बट जैसे ही साइकिल से उतरेगा उसको वही दिक्कत महसूस होगी कि पेशेंट को चलने में वही दिक्कत बनी हुई है, क्योंकि मसल्स वहाँ पे जो ग्रो हुई, जो डेवलप हुई, जो ब्रेन ने इम्प्रूवमेंट किया, वो साइकिलिंग के लिए ठीक थी बट चलने के लिए नहीं ठीक थी। तो हमें पेशेंट की रिक्वायरमेंट को समझना होता है कि हमने पेशेंट को किस चीज़ में ठीक करना है। अगर पेशेंट को हमने चलने में ठीक करना है तो हम एक ही एक्सरसाइज करवाएंगे, वो है चलाना। और चलाएंगे भी कैसे, टिप टू टो। अक्सर हम देखते हैं कि पैरालिसिस पेशेंट अपना पैर घुमा के रखता है आगे की तरफ, इसको भी ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पेशेंट को हम कहते हैं कि आप टिप टू टो चलो, जैसे रस्सी के ऊपर एक कलाकार चलते हैं, एक पैर के दूसरा पैर रखता चला जाता है, उसी तरह से हमने पेशेंट को टिप टू टो वॉक करवानी होती है। तो आपके फर्श पे, आपके घर के अंदर एक लाइन डली हुई होती है, छोटी सी लाइन डलती है, जब हम टाइलों को या पत्थर को आपस में लगाते एक लाइन डल जाती है। उस लाइन को रस्सी समझो और उस रस्सी की उस लाइन के ऊपर टिप टू टो चलना शुरू करो। इससे क्या होता है कि सर्कमडेशन, पैर का घुमाना बंद हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी सही तरीके से एक्सरसाइज, और वो भी आपके मसल्स के लिए कम और आपके ब्रेन के लिए ज़्यादा। हमने ब्रेन को चलाकर ब्रेन को किस काम में अच्छा किया, चलने में, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के लिए। जब पेशेंट खड़ा होकर चल रहा है तो उसके बैलेंसिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होनी शुरू हो जाती है, और जो उसकी लोकोमोटिव यानी उसकी जो चलने की क्षमता नहीं है वो भी आनी शुरू हो जाती है। तो एक्सरसाइज का ठीक होना, सही होना ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, चलने वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कितनी देर करें। इसका हिसाब रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप पेशेंट को मैक्सिमम चलाओ, सुबह 1.5 घंटा, शाम इनलाइन वॉक करवाओ, दिन में से पूरा दिन बिजी रखो कि वो इधर से उधर अपना आता जाता रहे। अगर पेशेंट आपका बैठा हुआ है, लेटा रहता है, तो वो पेशेंट किसी भी कीमत में ठीक नहीं हो सकता। तो ज़रूरी क्या है कि जो चीज़ में आप फेल हो रहे हो उसको इतना करना कि इसमें आप पास होना शुरू हो जाओ। अगर आप मैथ्स में फेल हो रहे होते तो आप साइंस नहीं पढ़ते। इसी तरह से अगर मैं चलने में फेल हो रहा हूँ तो मैं चल चल के ही पास होऊंगा। इस कंसेप्ट को हमेशा अपने माइंड में रखो, क्योंकि ये ही कंसेप्ट के ऊपर हमारा ब्रेन काम करता है। हम जिस चीज़ से जितना बचने की कोशिश करेंगे, घूम फिर के हमें वही काम बार बार करना पड़ता है। तो जिस चीज़ में हम फेल हो रहे हैं उसी को हम बार बार करेंगे उसमें परफेक्ट होने के लिए। तो आपने ध्यान क्या रखना है कि एक्सरसाइज जब हम लेग की कर रहे हैं तो स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर और वॉक पे ध्यान बहुत ज़्यादा देना है, और वो भी सही तरीके से। इसी तरह से पेशेंट की आर्म में, फिंगर्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर हम आर्म के बारे में बात करें तो इसमें 3 मेजर जॉइंट्स हैं, शोल्डर, एल्बो एंड आपकी फिंगर्स। रिस्ट को हम इसमें अभी कंसिडर नहीं करेंगे। हम इन 3 एक्सरसाइज पे हम बात करेंगे कि किस तरह से हम शोल्डर, एल्बो और अपनी फिंगर्स की मूवमेंट लेकर आ सकते हैं। तो जब भी कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहला काम होता है इवैल्यूएशन, कि पेशेंट किस लेवल तक इम्प्रोवाइज हो चुका है, उसे कहाँ पर कौन सी एक्सरसाइज रिकमेंड करनी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे बड़े जॉइंट के बारे में, जो कि हमारा शोल्डर जॉइंट होता है अपर लिम्ब के अंदर, हमारे हाथ के अंदर। ये सबसे जल्दी ठीक होता है। तो पेशेंट को आपने बोलना अपना हाथ बढ़ाओ। आपने देखा कि पेशेंट का हाथ यहाँ तक आता है। अब आपने हाथ को बाहर की तरफ, एल्बो को खोलना है। अब पेशेंट को बोलना है ऊपर लेके जाओ, तो पेशेंट आराम से लेके जा पाएगा। ये इसलिए क्योंकि अगर हमारा हाथ बंद है, हमारी एल्बो बंद है, तो हम भी अपना हाथ बस यहीं तक ले जा सकते हैं, पूरा ऊपर नहीं ले जा सकते। तो पेशेंट को हमने पहले बोलना है कि एक्सटेंड करे, अपने हाथ को पूरा खोले, उसके बाद अपने
हाथ को ऊपर लेके छाए। तो हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब हम शोल्डर की एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी जो कोहनी है वो पूरी खुली हुई हो। अब ऐसे पेशेंट जिनकी शोल्डर में दिक्कत आती है, उनकी रोटेशन नहीं हो पा रही होती, तो उसके लिए जो एडवाइस होता है वो है शोल्डर व्हील। ये शोल्डर व्हील आज की डेट में दिल्ली के सभी पार्कों में लगा होता है। आपने देखा होगा एक गोल चक्रा होता है, उसमें एक हैंडल होता है, उसे घुमाना होता है। ये एक्सरसाइज शोल्डर के लिए परफेक्ट होती है क्योंकि हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, सॉकेट बॉल। अब ये इसमें 360 घूम सकता है। तो हमने क्या करना है, हमने यही रोटेशन वाली एक्सरसाइज शोल्डर व्हील की हेल्प से करनी है, जिससे हमारी जो मसल स्टिफ है शोल्डर की वो रिलैक्स होनी शुरू हो जाए, उसमें आराम आना शुरू हो जाए। इसके बाद हमारा आता है एल्बो जॉइंट। ये जो एल्बो जॉइंट होता है ये हिंज जॉइंट होता है। ये हमारे दरज्जे, घर में दरज्जे होते हैं ना, पल्ले होते हैं, वैसे ही होता है कि ये सिर्फ इतना ही खुलता है। तो हमने क्या करना है, पेशेंट के हाथ को कहिए कि आप यहाँ से इसको पकड़े और अपने हाथ को सीधा कीजिए। उसके बाद पेशेंट को बोले कि इसको ऊपर लेकर आए। जब आप ऐसे करेंगे तो पेशेंट का बाहर की तरफ जाना कोशिश करेगा। आपने उसे पकड़ के बॉडी के साथ लेकर आना है, चिपका के रखना है। इसके लिए आप अपना दूसरे हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चुन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने अपने कोहनी से ऊपर इसको बांध दिया कि आपके शरीर के साथ चिपका रहे। आपने बस ये मूवमेंट करनी है और आपने इस वाली मूवमेंट को, बाहर की जो तरफ हमारी कोहनी जा रही है उसको रोकना है याद से, जिससे हमारी जो मसल्स की मूवमेंट है, एल्बो की मूवमेंट है, वो परफेक्ट होती चली जाए, जिससे हमारी जो एल्बो में जो वो स्टिफनेस है वो कंप्लीट खत्म होनी शुरू हो जाए। इसके बाद आ जाती है हमारी फिंगर्स बंद हो जाती हैं। बंद करना बहुत आसान होता है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है इन बंद फिंगर्स को खोलना। तो पहली चीज़, अगर आपने इवेल्युएट करना है अपने पेशेंट को कि पेशेंट अपनी फिंगर्स को दम लगा के बंद कर सकता है या नहीं कर सकता, तो अपना हाथ उस पेशेंट के हाथ में दीजिए और उसे बोलिए कि कस के दबाए। अगर आपको लगता है कि दम पूरा है तो यानी फिंगर्स के पास बंद होने की ताकत पूरी है, खुलने की ताकत नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा, आपको लग रहा है कि पेशेंट का दम पूरा नहीं लग रहा, पेशेंट, जब हम कह रहे हैं कि पेशेंट को दम लगाने के लिए वो हाथ को नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ज़रूरी है कि पहले बंद करने की ताकत पूरी आए। इसके लिए यूज़ किया जाता है स्माइली बॉल का। ये 10-20 रुपए की आपको किसी भी खिलौने की दुकान पर मिल जाती है। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये थोड़ी सॉफ्ट होती है। बाकी जो हम स्प्रिंग यूज़ करते हैं या हम जेल बॉल यूज़ करते हैं, ये थोड़ी हार्ड इन टेक्सचर होती है। अब अगर किसी चीज़ के अंदर दम ज़्यादा लग रहा है तो हम उसे कम देर कर पाएंगे, कोई चीज़ सॉफ्ट है तो उसको हम ज़्यादा बार कर पाएंगे। तो पैरालिसिस पेशेंट के अंदर क्योंकि ब्रेन की ट्रेनिंग हो रही है तो उसमें ताकत की वैल्यू कम है और रिपीटिशन की वैल्यू ज़्यादा है, यानी एक ही चीज़ को, एक ही मूवमेंट को हम कितनी बार करते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो हमने ज़्यादा रिपीटिशन के लिए सॉफ्ट चीज़ों का यूज़ करना होगा और उसमें स्माइली बॉल बहुत हेल्पफुल होती है। तो स्माइली बॉल की जो पंचिंग है वो हम पेशेंट की स्टार्ट करवाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि कितनी देर। आपको इसका भी हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं है। आप पेशेंट जब भी बैठा हुआ है, जब वो चल के थक गया है, उसे बैठने का मन है, तो उसकी पंचिंग स्टार्ट करवाइए कि आप बॉल को पंच करते रहिए। मगर ये ऐसे सिर्फ बैठ के पंच करना किसी के लिए भी बोरिंग होता है, तो पेशेंट को बोलिए कि आप ऊपर वाले का नाम ले सकते हैं, जिस भी आप ऊपर वाले को मानते हैं उसकी नाम पर आप उस बॉल को पंच करना स्टार्ट करेंगे तो फिंगर्स की बंद करने की जो ताकत है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ये तो बात होगी बंद करने की। अब सवाल उठता है कि हम किस तरह से फिंगर्स को खोलने की ताकत दे सकते हैं, किस तरह से उसकी एक्सटेंशन को हम शुरू करवा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। पैरालिसिस का पेशेंट जब साइंस इंजीनियरिंग में आता है तो उसकी आवाज़ हो, उसकी लेग मूवमेंट हो, उसकी आर्म की मूवमेंट हो, सब आ जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत किसी भी पेशेंट को महसूस होती है कि फिंगर्स खुलने में दिक्कत कर रही होती है और बिना फिंगर खुले आपका पूरा आर्म, पूरा हाथ किसी काम का नहीं होता। तो हमने इस पे बहुत ज़्यादा काम करना होता है कि हमारी फिंगर्स खुले। तो तरीका ये होता है कि पेशेंट को सामान रख दीजिए टेबल के ऊपर, कि जैसे आपका पेपर वेट हो गया, टीवी का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, उसे पकड़वा लेंगे, पकड़ लिया। अब आपने पेशेंट को बोलना है कि इसे छोड़े, क्योंकि छोड़ने के लिए उंगलियां खोलनी पड़ेंगी और ये खुलने के लिए आपको ब्रेन से ही इसे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि सामान को छोड़ने की ही पावर हमने पेशेंट को देनी है। इसलिए इसको बोलिए कि जो सामान हमने पकड़ रखा है उसे छोड़ने की कोशिश कीजिए। ये काम जितना आसान मेरे लिए है उतना ही मुश्किल पैरालिसिस पेशेंट के लिए होता है, और जितना हम फिंगर्स को खोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फ़ायदा हमें दिखने को मिलता है। अब पेशेंट की अगर फिंगर्स में थोड़ी बहुत मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है तो सबसे बड़ी दिक्कत रह जाती है, वो है कोऑर्डिनेशन की। पेशेंट का हाथ कांपता रहता है, वो कोई भी काम करना चाहता है तो वो अपने दूसरे हाथ से कर लेता है और अपने पैरालिसिस वाला हाथ यूज़ नहीं करता। तो आपको पेशेंट का समझना पड़ता है कि पेशेंट ने क्या काम पूरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा किया है।
पेशेंट अगर टाइपिंग ज़्यादा करता आया क्योंकि उसकी जॉब ऐसी थी, तो पेशेंट को हम टाइपिंग स्टार्ट करवाते हैं कि दोनों हाथ से आप टाइपिंग करने की कोशिश कीजिए। अगर पेशेंट ने खेती पूरी ज़िंदगी की है, तो उससे हम पौधे लगवाते हैं कि दोनों हाथ से आप यूज़ करते हुए मिट्टी खोदिए, उसमें पौधा लगाइए, उसमें खाद डालिए, क्योंकि ये काम वो पूरी ज़िंदगी करता आ रहा है। उसके ब्रेन के अंदर इसकी मेमोरी ऑलरेडी सेट है, हमने उसको यूज़ करना होता है। तो आपने जो दूसरी एक्सरसाइज हम आम के लिए सिलेक्ट करेंगे, वो पेशेंट की ऑक्यूपेशन पे ज़्यादा डिपेंडेंट होती है कि पेशेंट ने पूरी ज़िंदगी क्या किया है। अब जैसे हम अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, लाइट ना भी हो तो बिना देखे भी हम अपनी घर की सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं बिना गलती किए। मगर अगर आपको मैं कहूँ कि आप मेरे घर आइए और लाइट मैं बंद कर दूँ, तो आपके लिए वही सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल टास्क हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में उसकी मेमोरी नहीं है। इसी तरह से ब्रेन की मेमोरी को समझिए कि पेशेंट ने पूरी ज़िंदगी क्या काम किया है, और वही काम पेशेंट से बार बार करवाएंगे तो पेशेंट में इम्प्रूवमेंट होगी। तो आपको ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या ऑक्यूपेशन रहा, ब्रेन ने क्या काम पूरी ज़िंदगी किया है, किस चीज़ की मेमोरी है, और उस काम को हम इम्प्रोवाइज़ करवाने की कोशिश करेंगे और उसमें हमें इम्प्रूवमेंट अच्छी देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम पैरालिसिस पेशेंट की पूरी ट्रीटमेंट करते हैं। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। पहला, ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को मेडिसिन से ऑन करना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डाइट की, पेशेंट क्या खा रहा है, पेशेंट की डाइट में प्रोटीन होना ज़रूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि पेशेंट किस टाइप की एक्सरसाइज कर रहा है और किस एक्सरसाइज में वो अच्छा होता चला जा रहा है। वो आपको सिलेक्ट करने के लिए पेशेंट को इवैल्यूएट करना ज़रूरी होता है कि आपका पेशेंट कहाँ स्टैंड करता है। एक बार आप सब चीज़ों को इवैल्यूएट कर लेते हो, तीनों चीज़ों को एक साथ देते हो, तो पेशेंट के अंदर हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। और वही ज़रूरी होता है किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के लिए कि उसकी चलने की क्षमता और काम करने की क्षमता बढ़ती चली जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप पैरालिसिस के ट्रीटमेंट को बहुत गहराई से समझ गए होंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए पे डॉक्टर्स होते हैं, साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर्स की पूरी टीम है, श्रेयास की डॉक्टर्स की पूरी टीम है। आप उन्हें कॉल कर अपने पेशेंट के बारे में जो रिपोर्ट्स हैं आप शेयर कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। फिर आपको फिर उस हिसाब से जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से ट्रीटमेंट, डाइट सब कुछ प्रोवाइड कर दी जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के बारे में गहराई से समझ गए होंगे कि किस तरह से श्रेयास के अंदर, साइंस इंजीनियरिंग के अंदर पैरालिसिस पेशेंट को ठीक किया जाता है, कैसे उनमें मैक्सिमम इंप्रूवमेंट लेकर आई जाती है। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।